तो फिर वो तो कह रहे कि हमारे 4 चल रहे थे, रविंद्र सर की क्लास। ठीक है, और लिखना शुरू करो। देखे अभी कल से आगे एक बार तो लिखो, रमा देवी ने इस आंदोलन पर कहा था, लिखो, वो तब तक यहां आती रहेगी, मतलब बिजोलिया ना। लिखो, रमा देवी ने इस आंदोलन पर कहा था, रमा देवी ने इस आंदोलन, ये तो क्या ना फिर से ही क्लास आ गई, क्या चक्कर है? ये रविंद्र सर से पढ़ रहे हैं इस टाइम। ये कह रहे कि सर जी हमारी क्लास नहीं है। तब तक हम लोग लिखते हैं ना, ठीक है, कोई बात नहीं। जो लाइव वाले जुड़े हैं अभी 2 मिनट कर रहे हैं आपका, लेकिन जो है वो देखो, इस आंदोलन पर रमा देवी ने कहा था, वो तब तक यहां आती रहेगी, वो तब तक यहां आती रहेगी जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं हो जाते। वो तब तक यहां आती रहेगी जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं हो जाते। वो तब तक यहां आती रहेगी जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं हो जाते। एक लाइन और लिखनी है ब्रैकेट के अंदर ही, ठीक है। लिखो, लिखो, रमा देवी, कोष्टक के अंदर लिखना, लिखो, रमा देवी गांधी जी के, रमा देवी गांधी जी के, रमा देवी गांधी जी के, रमा देवी गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, रमा देवी गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 व 1932 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 व 1932 में, 1930 व 1932 में 2 बार जेल गई थी, 2 बार जेल गई थी, 2 बार जेल गई थी, ठीक है। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में उस महिला का नाम बताओ राजस्थान की जो 2 बार जेल गई है, वो कौन है? रमा देवी। अपन अभी बिजोलिया के बारे में 1-2 बातें लिखनी, उसके बाद अपन नई बात शुरू करते हैं। तो एक तो बिजोलिया के इस क्षेत्र में ये बंदा भी फेमस हुआ, और आदमी का नाम जो है वो क्या है? भंवरलाल स्वर्णकार। और ये भंवरलाल स्वर्णकार जो है असल में इस नाम से कुछ लिखता रहता है। किस नाम से? प्रज्ञाचक्षु। इसको दिखाई नहीं देता है तो भाई ने अपना नाम क्या कर रखा है? प्रज्ञाचक्षु। लेकिन ये 3 जगह काम आता, 3 जगह कहां कि ये अपनी रचनाओं के माध्यम से कहां? बिजोलिया। ये अपनी रचनाओं के माध्यम से कहां? बेगू। और अपनी रचनाओं के माध्यम से कहां? बूंदी। तीनों किसान आंदोलन में अपनी रचनाओं के माध्यम से जो जन जागृति फैलाता है, उस आदमी का नाम क्या है? तो उस आदमी का नाम क्या बताना है? भंवरलाल स्वर्णकार। और ये किस नाम से फेमस है? प्रज्ञाचक्षु। इसने कोई रचना, इसने जो रचना लिखी, इसमें ये हमारे मेवाड़ के राजा, इसने जो रचना लिखी उसमें मेवाड़ के राजा फतेह सिंह की तुलना कहां के शासक से कर देता है? और रूस के किस शासक से करता है? तो रूस के किस शासक से करता है? जार शासक से। जार का मैं नहीं समझ तो मिक्सी का जार ऐसा नहीं है। रूस जो है, रूस जार जो है रूस के राजाओं की उपाधि है। रूस के राजाओं को किस नाम से पुकारते हैं? जार के नाम से। जैसे अपन पढ़ेंगे राजा महाराजाओं का इतिहास जब शुरू करेंगे, जैसे मेवाड़ के राजाओं को कहते हैं हिंदुआ सूरज। क्या कहते हैं? हिंदुआ सूरज। तो वैसे ही रूस के राजाओं को क्या कहा जाता है? जार। तो किस आदमी ने मेवाड़ के राजा फतेह सिंह की तुलना रूस के जार शासक से की है? उस आदमी का नाम क्या बताओगे? भंवरलाल स्वर्णकार। इसके अलावा इधर एक आदमी ऐसा भी फेमस है, और आदमी का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? प्रेमचंद भील। आरपीएससी में सेकंड ग्रेड मास्टरों का जो पेपर होता है उसमें सीधा पूछा प्रश्न कि प्रेमचंद भील का संबंध राजस्थान का कौन से किसान आंदोलन से इस आदमी का कनेक्शन है? तो दिमाग में बिजोलिया आता ही नहीं, क्योंकि अपन सोचते हैं ऐसा धाकड़ होता है या पटेल होता तो अपन फिर भी जोड़ सकते हैं। नाम के आगे क्या लगा है? प्रेमचंद भील। तो ये तो शायद बिजोलिया में नहीं होगा, लेकिन ये वही बंदा है जो बिजोलिया किसान आंदोलन में मौजूद है, और बिजोलिया के कौन से चरण में मौजूद था? सेकंड चरण में। इसके अलावा बिजोलिया के अंदर एक दौर ऐसा भी आया कि वहां पर किसानों पर क्या लगाने की कोशिश की गई? युद्ध कर। बिजोलिया के अंदर एक दौर ऐसा भी आया जब वहां पर क्या लगाने की कोशिश हुई है? युद्ध कर। अब ये कौन से युद्ध कर की बात हो रही? तो कल ही अपन ने पढ़ा था कि बिजोलिया किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन है जिस पर 2 विश्व की बड़ी घटनाओं का प्रभाव है। कौन सी? एक तो रूस की बोल्शेविक क्रांति, और
वर्ल्ड वॉर का। अब होता क्या है कि ये जो है किसके मैटर में है, किसके मैटर में है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मैटर में। अब पहले विश्व युद्ध जब होगा तो इस विश्व युद्ध में कौन भी भाग लेता है, और हम इस समय किसके गुलाम है, इंग्लैंड वालों के गुलाम है, यानी अंग्रेजों के गुलाम है। अब इंग्लैंड वाले वर्ल्ड वॉर में क्या लेंगे, भाग लेंगे, ठीक है, उन्हें लड़ाई झगड़ा करना तो उनको पैसे चाहिए, तो इंग्लैंड वाले कहेंगे भारत के, किनको कहने वाला है, राजाओं को, कि हम कहां खेलने जा रहे हैं, मतलब कहां लड़ने जा रहे हैं, वर्ल्ड वॉर में, पैसे लो। राजा किसको कहेगा, यार वो वहां खेलने जा रहे हैं, उनको वहां पे क्या चाहिए, पैसे चाहिए, और जागीरदार तैयार है। मतलब उस चीज का जो है वो सारा किसके ऊपर आ रहा है, किसानों के ऊपर। तुम्हें केवल दिमाग इतना ही खर्च करना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जागीरदार के समय युद्ध कर लगाया गया होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय किस जागीरदार के समय युद्ध कर लगाया गया होगा। तो किसके समय लगाओ, कृष्ण सिंह के लगाओगे कि पृथ्वी सिंह के समय, हाँ कोई बात नहीं, तुम अलर्ट मोड में हो, ठीक है, ना तो कृष्ण सिंह के जमाने में ना पृथ्वी सिंह के जमाने में। भाई पहला वर्ल्ड वॉर जो है वो कब स्टार्ट होता है, हा? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, फिर तुम कुछ कहोगे। 1914 से 1918। अरे कब चलता है, 1914 से 1918। पहला, अभी ये तो आइडिया तुम्हें, वर्ल्ड वॉर हुए कितने हुए, 3 हुए 4 हुए, 2 ही हुए, ये भी ठीक है। पहला होता है 1914 से 18 और दूसरा वाला होता है 1939 से 45 तक होता है। तो 1913 के बाद से बिजोलिया में जागीरदार वो छोटा वाला चल रहा, कौन सा, केसीसी। तो बिजोलिया में युद्ध कर जो है वो किस जागीरदार के समय अप्लाई किया गया था, तो आदमी का नाम जो है तुम्हें क्या बताना है, केसी सिंह। तो एक तो बबरलाल स्वर्णकार जो मेवाड़ के राजा फतेह सिंह की तुलना रूस के किस शासक से करता है, जार शासक से। प्रेमचंद भील का कनेक्शन कौन से किसान आंदोलन से, बिजोलिया से, और युद्ध कर किस जागीरदार के समय, तो लिखो, देखें, लिखो बबरलाल स्वर्णकार प्रज्ञा चक्षु, लिखो भंवरलाल स्वर्णकार प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, लिखो, लिखो, देखो इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से बिजोलिया, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से बिजोलिया, बेगू, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से बिजोलिया, बेगू व बूंदी किसान आंदोलन में, बिजोलिया, बेगू व बूंदी किसान आंदोलन में, बिजोलिया, बेगू व बूंदी किसान आंदोलन में जन जागृति फैलाई थी, बिजोलिया, बेगू व बूंदी किसान आंदोलन में जन जागृति फैलाई थी, बिजोलिया, बेगू व बूंदी किसान आंदोलन में जन जागृति फैलाई थी। नेक्स्ट लिखो, लिखो इन्होंने मेवाड़ के राजा, देखो इन्होंने मेवाड़ के राजा फतेह सिंह की तुलना, इन्होंने मेवाड़ के राजा फतेह सिंह की तुलना रूस के, मेवाड़ के राजा फतेह सिंह की तुलना रूस के जार शासक से की थी, मेवाड़ के राजा फतेह सिंह की तुलना रूस के जार शासक से की थी, मेवाड़ के राजा फतेह सिंह की तुलना रूस के जार शासक से की थी, रूस के जार शासक से की थी। नेक्स्ट नाम लिखो प्रेमचंद भील, प्रेमचंद भील, प्रेमचंद भील, और लिखो, लिखो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित, प्रेमचंद भील के लिए लिखो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो सेकंड चरण में थे, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो सेकंड चरण में थे, जो सेकंड चरण में थे, जो सेकंड चरण में थे, सेकंड चरण में थे। नेक्स्ट लिखो, लिखो युद्ध कर, लिखो युद्ध कर, युद्ध कर, लिखो, लिखो जागीरदार केसरी सिंह के समय लगाया गया था, जागीरदार केसरी सिंह के समय लगाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के लिए, जागीरदार केसरी सिंह के समय लगाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के लिए,
जागीरदार केसी सिंह के समय लगाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के लिए। प्रथम विश्व युद्ध के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए। और एक यहां से लास्ट लाइन रह जाती है। होता क्या है कि इस आंदोलन के अंदर दो और क्या आते हैं आयोग। एक आयोग किसकी ओर से आता है? विजय सिंह पथिक की ओर से। और एक आयोग एक और कौन बनाता है? फतेह सिंह। होता क्या है कि एक ऐसा संगठन बना हुआ था और उस संगठन का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? तो उस संगठन का नाम क्या बताना है? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। ये बहुत बड़ा संगठन है और राजस्थान के भारत के जितने भी देसी राजा हैं, देसी रियासत के राजा हैं, वो भी किस संगठन के मेंबर है? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के। इनका कोई अधिवेशन दिल्ली में होता है। दिल्ली वाले अधिवेशन में पहुंच गया कौन? जैसे वहां जाके वहां पदाधिकारी से शिकायत करता है किस आदमी की कि तुम्हारा एक मेंबर है जो मेवाड़ का राजा है और वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है किसके ऊपर? बिजोलिया के ऊपर। और कुछ बड़ी बातें वहां हो जाती है। तो इस महासभा ने कहा एक काम करो, हमारे कुछ आदमी आप ले जाओ और एक रिपोर्ट तैयार करवा के हमारे को कॉपी सौंपो, हम कार्रवाई करवा देंगे। किस आदमी से? फतेह सिंह। और जब फतेह सिंह को पता पड़ता है कि ऐसा कोई जांच आयोग इसके थ्रू आ रहा है तो फतेह सिंह को लगा कि बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, तो फतेह सिंह उस आयोग को रुकवा देता है। और असल में जो आयोग आना था यहां से, जो विजय सिंह पथिक के कंट्रोल में होगा, उस आयोग का नाम असल में क्या था? तो उस आयोग का नाम क्या बताओगे? भवानी दयाल आयोग। और इसके अगेंस्ट मेवाड़ के राजा फतेह सिंह ने कौन से आयोग का गठन किया था? तो आपको बताना है कि इसके अगेंस्ट कौन से आयोग का गठन किया था। तो आयोग का नाम क्या बताओगे? राज सिंह आयोग। तो इस बिजोलिया किसान आंदोलन में टोटल कितने आयोग काम आ गए? 4। फर्स्ट में आया था हामिद हुसैन आयोग और बाकी 3 आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य, भवानी दयाल और राज सिंह। ये तीनों आयोग बिजोलिया के कौन से चरण में आता है? सेकंड चरण में। यहाँ एक बार प्रश्न बना हुआ है कि बिजोलिया के द्वितीय चरण में कौन सा आयोग नहीं था? तो कौन सा ना था? हामिद हुसैन आयोग नहीं था। तो एक लास्ट टाइम यहां से लिख दो। देखो इस आंदोलन के समय, देखो इस आंदोलन के समय, इस आंदोलन के समय वीएसपी ने, इस आंदोलन के समय वीएसपी ने भवानी दयाल आयोग, वीएसपी ने भवानी दयाल आयोग का गठन किया था। वीएसपी ने भवानी दयाल आयोग का गठन किया था। भवानी दयाल आयोग का गठन किया था। भवानी दयाल आयोग का गठन किया था जिसके विरुद्ध, जिसके अगेंस्ट लिखो, जिसके विरुद्ध फतेह सिंह ने, जिसके विरुद्ध फतेह सिंह ने राज सिंह आयोग का गठन किया था। जिसके विरुद्ध फतेह सिंह ने राज सिंह आयोग का गठन किया था। राज सिंह आयोग का गठन किया था। राज सिंह आयोग का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, बेगू किसान आंदोलन। और अभी अपन ने जितना टाइम बिजोलिया में लगाया ना, उससे कम टाइम में बाकी के सब निपट लेंगे अभी अपन। देखो देखो, बेगू किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, अब बेगू किसान आंदोलन के बारे में क्या पढ़ना वो देखो। तो पहला काम तो तुम्हारा ये होता है कि बेगू नाम का जगह प्रेजेंट टाइम में कहां है, लेकिन ये भी हमारी किस रियासत से संबंधित आंदोलन है? मेवाड़। और इस समय मेवाड़ के राजा फिर कौन है? तो इस समय भी मेवाड़ के राजा कौन है? फतेह सिंह। और अपने को पता है कि इतिहास में सबसे परेशान आदमी कौन है, जिनके जमाने में बहुत सारे क्या हुए हैं? आंदोलन हुए हैं। इसके अलावा बेगू के अंदर भी, बेगू के अंदर भी अधिकांश किसान किस जाति के हैं और यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया, इसका क्या था? रीजन क्या था? जैसे बिजोलिया के किसानों ने क्यों आंदोलन किया? 84 प्रकार के कर। तो वैसे ही यहाँ इस क्षेत्र में कितने प्रकार के? 53 प्रकार के क्या लिए जाते हैं? टैक्स लिए जाते हैं। अब यहाँ से आगे क्या वो देखो कि इधर किसानों को कौन दुखी करता है। तो इधर दुखी करने वाला कौन होगा? जागीरदार। जैसे वो तुम्हारे को कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह कहां दुखी कर रहे हैं? बिजोलिया में। तो वैसे ही इधर दुखी करने वाला आदमी कौन है? तो आप बताओगे कि इधर किसानों को कौन दुखी करता है? अनूप सिंह दुखी करता। अब काम की बात क्या वो देखो कि बिजोलिया और बेगू लगभग पास के क्षेत्र है। बिजोलिया थोड़ा बड़ा एरिया, बेगू से थोड़ा छोटा एरिया है। तो होता क्या है कि बेगू किसान भी बड़ी दुखी है। तो बेगू के किसान बिजोलिया वालों की जैसे कॉपी कर रहे होते हैं। तो वो सब लोग भी सोचते हैं बेगू वाले कि अपन भी मीटिंग वीटिंग करेंगे, ऐसी करेंगे, वैसा करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि इस चक्कर में बेगू किसान जोश में आ गए और बेगू के किसानों ने एक मीटिंग बुला दी। कौन से ईयर में? यानी आंदोलन कब स्टार्ट हो रहा है? 1921 में। और 1921 के अंदर बेगू के किसानों ने एक मीटिंग बुलाई बेगू के कौन से गांव में?
तो एक गांव का नाम क्या बताओगे? चांदखेड़ी। और चांदखेड़ी गांव में जब किसान लोग मीटिंग कर रहे थे, चांदखेड़ी गांव में जब किसान लोग मीटिंग कर रहे थे, तो इस मीटिंग के अंदर किस आदमी की बुराई चालू होगी? और अनूप सिंह इनका कौन है? जागीरदार कह रहे कि गंदा आदमी है, परेशान करता, कितने प्रकार के टैक्स ले रहा है। और जब यहाँ पे अनूप सिंह की बुराई चल रही होती है, तो इसी मीटिंग के अंदर इस गांव में किसके आदमी पहुंच गए? और अनूप सिंह के आदमी अपने हाथ में लकड़े और डट वट लेके आए थे। पता क्या करेंगे? किसानों को कूटेंगे। और किसानों को इतना बुरा कूटा गया कि किसानों ने 1 साल तक अपने मुंह से नाम तक नहीं लिया किस आदमी का। उनको पता चला, फिर मीटिंग की, फिर कूटने आएगा। तो 1 साल तक तो इस आंदोलन में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन जैसे ही अगला ईयर आता, अगला ईयर यानी कब? तो 1922 में बेगू के किसानों को ये लगता है कि एक बंदा हमारी मदद कर सकता है। 1922 में बेगू किसानों को क्या लगा कि एक आदमी हमारी क्या कर सकता है? मदद कर सकता है, क्योंकि वो आदमी 1922 में कुछ टाइम के लिए फ्री हो गया। वो आदमी 1922 में कुछ टाइम के लिए क्या हो गया? फ्री हो गया। पता है किस आदमी की बात हो रही है? ये जिस आदमी की बात हो रही है, उस आदमी का नाम क्या है? तो उस आदमी का नाम जो है वो क्या है? विजय सिंह पथिक। क्योंकि 1922 में कुछ समय के लिए ऊपर आंदोलन अपन ने बिजोलिया में क्या करवा दिया? बंद। तो कुछ टाइम के लिए फ्री हो जाता कौन सा आदमी? विजय सिंह पथिक। और जैसे विजय सिंह पथिक फ्री हुआ, बेगू के किसानों ने अपने यहाँ किसको इन्वाइट कर लिया? विजय सिंह पथिक को। और ये लोग विजय सिंह पथिक को लेके सीधे कहां पहुंचे? और मैनाल में ये जगह थोड़ी खास है, पेपर में आती है। और उस जगह का नाम तुम लोग क्या बताओगे? तो उस जगह का नाम क्या बताओगे? भैरूकुंड। और एग्जाम में बड़ा सीधा प्रश्न आता है कि भैरूकुंड जो स्थान है वो किस किसान आंदोलन से अपना रिश्ता रखता है? बेगू से। और मैनाल के भैरूकुंड में एक जोरदार बैठक होती है, किसकी अध्यक्षता में? विजय सिंह पथिक की अध्यक्षता में। और बेगू के किसान हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, किससे? कि भाई साहब आप भी हमारे आंदोलन का क्या कर लीजिए। लेकिन विजय सिंह पथिक कहता, देखो मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तुम्हारे आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सकता, लेकिन बहुत अच्छे आदमी को आंदोलन का नेतृत्व सौंप देता हूं। और उस आदमी का नाम क्या था? तो उस आदमी का नाम क्या बताना? राम नारायण चौधरी। यानी हमारे को एक आदमी मिल गया जो बेगू किसान आंदोलन का क्या करेगा? नेतृत्व करेगा। जैसे बिजोलिया के पहले चरण का नेतृत्व करता कौन है? साधु। दूसरे में कौन है? विजय सिंह पथिक। तीसरे में जोड़ा कौन? जमनालाल के साथ किसको सेट करना है? हरिभाऊ उपाध्याय। और विजय सिंह पथिक ने इसी मैनाल में इस आंदोलन का नेतृत्व किसको सौंप डाला? चौधरी को। और जब विजय सिंह पथिक बेगू के क्षेत्र में आता तो ये भी टेंशन में आ गया। कौन कौन टेंशन में आ जाता है? अनूप सिंह। क्योंकि अनियमितता तो किसके पास भी थी? अनूप सिंह के पास। और अनूप सिंह को अच्छे से पता है कि बहुत भारी आदमी है। कौन? विजय सिंह पथिक। अब इस आंदोलन को ये भी अपनी आंखों से देख रहा है और इसको पता कि जागीरदारों की जांच करवा दी, पता नहीं बातें कहां ले गया। तो अनूप सिंह जो है वो सब इन चीजों से बचना चाह रहा था। तो अनूप सिंह ने क्या किया कि अनूप सिंह चुपचाप से किसके पास गया? चौधरी के पास। और चौधरी के कान ने कहा कि देख चौधरी, अपन दोनों क्या कर लेते हैं? समझौता। दोस्ती तो ठीक है कि हम दोनों क्या कर लेते हैं? समझौता। चौधरी ने कहा कि देख, जो भी समझौता होगा किसके भले के लिए होना चाहिए? किसानों के भले के लिए। अनूप सिंह ने कहा कि बिल्कुल जो समझौता होगा वो किसके भले के लिए होगा? किसानों के भले के लिए। लेकिन अनूप सिंह चौधरी को कहता है कि देख चौधरी, तेरे को भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो चौधरी ने बोला, कौन सी बात माननी है? कि जो ये हम समझौता करेंगे इसके बारे में ना तो हम मेवाड़ के राजा किसको बताएंगे और ना इसके बारे में हम किनको बताएंगे। और दोनों ने गुपचुप तरीके से क्या कर लिया? एक समझौता। और समझौते में इन लोगों ने सेट किया था कि कितना मैटर है। और इस तरहपन में दोनों ने आपसी सहमति से कितने टैक्स हटा डाले? 34 प्रकार के टैक्स क्या करवा दिए? हटा दिए। तो चौधरी तो खुश हो गया। लेकिन जब अंग्रेजों को भनक लग जाती है कि बेगू ठिकाने के अंदर हमारे से बिना परमिशन कोई समझौता हुआ, तो एक आदमी आके इस समझौते को ही क्या कर देता है? खारिज कर देता। और वो आदमी कहता है कि ये मेरी नजर में, वो कहता है कि ये मेरी नजर में कौन सा समझौता है? तो वो कहता है कि मेरी नजर में कौन सा समझौता है? बोल्शेविक समझौता। और हमारा प्रश्न बन जाता है कि बोल्शेविक समझौता राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन में हुआ? बेगू में। किन दो लोगों के बीच में हुआ? चौधरी और अनूप सिंह के बीच में। और इसे बोल्शेविक समझौता कह के कौन खारिज करता है? तो इसे बोल्शेविक समझौता कह के कौन खारिज करता है? और जान तो क्या बीमारी होती है? एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी स्टेट का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी। और आदमी का नाम क्या था? तो हॉलैंड। और हॉलैंड कहता है कि ये मेरी नजर में कौन सा समझौता है? बोल्शेविक समझौता। और मैं इसे क्या कर रहा हूं? खारिज कर रहा हूं। और जागीरदार के पद से भी हटा दिया। किस आदमी को? अनूप सिंह को। क्योंकि बिना परमिशन समझौता किया था। और जैसे ही जागीरदार के पद से हटाया तो हॉलैंड ने एक आदमी को बेगू का क्या नियुक्त कर दिया? और जिस आदमी को प्रशासक नियुक्त कर दिया उस आदमी का नाम पूछे तो बताना कि उस आदमी का नाम क्या था? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? मुंशी अमृतलाल। और ये भाई साहब भी पैदल हो गए। कौन? अनूप सिंह। अब बेगू का ध्यान कौन सा आदमी रख रहा है? मुंशी अमृतलाल। लेकिन हॉलैंड कहता है कि जो समझौता हुआ है मैं इसमें जानना चाहता हूं कि समझौते में आखिर हुआ क्या। तो हॉलैंड कहता है कि मैं इस पूरे समझौते की क्या करवाऊंगा। और वो कहता है कि इसके लिए क्या बिठाऊंगा? एक
आयोग और इस समझौते की जांच के लिए जिस आयोग का गठन हुआ उस आयोग का नाम क्या बताओगे? ट्रेंच आयोग। जैसे वो बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग कहाँ आया था? बिजोलिया में। तो वैसे तुम्हारा प्रश्न बन गया कि ट्रेंच आयोग का संबंध राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन से है? देखो, ये ट्रेंच नाम का आदमी तुम्हें कल भी मिला था। ये बिजोलिया के तीसरे चरण में एक अधिकारी के रूप में काम कर रहा है और यहाँ एक आयोग के रूप में काम कर रहा है। और ट्रेंच आयोग का गठन जो है बेगू किसान आंदोलन में हुआ और किस समझौते की जांच के लिए? बोल्शेविक समझौते की जांच के लिए। अब ये आयोग वाले पूछताछ करने की कोशिश करते कि इस समझौते में ऐसा क्या है। ये तो अपन ने जाना है कि 34 प्रकार के टैक्स माफ किए, अंग्रेजों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ट्रेंच आयोग के मेंबर किसानों से कुछ उगलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसानों ने भी सलाह मशविरा कर रखा है कि कोई भी किसान अपना मुंह किसके सामने नहीं खोलेगा, ट्रेंच आयोग के सामने। अब होता क्या है कि ट्रेंच आयोग के मेंबर पूछताछ करते करते एक गांव में पहुंचे और उस गांव का नाम क्या था? गोविंदपुरा। और गोविंदपुरा में पूछताछ करते करते कब पहुंचे? कब पहुंचते हैं? 13 जुलाई 1923। तो गोविंदपुरा गांव के अंदर कुछ किसान दिख जाते हैं। किनको? ट्रेंच आयोग के मेंबर्स। अब होता क्या है कि किसानों को भी आइडिया लग गया कि ये अंग्रेज है, हमारे से कुछ पूछेंगे। तो किसानों ने भी आंखों में इशारा कर दिया कि कोई भी अपना मुंह किसके सामने नहीं खोलेगा। अब ट्रेंच आयोग के मेंबर हमारे किसानों से कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टा हमारे किसान इनको क्या कर रहे हैं? छेड़ रहे हैं, जैसा अपन अंग्रेजों को छेड़ते जनरली। ठीक है, तो होता क्या है कि इनके साथ जो कुछ अंग्रेज सैनिक आते हैं उनसे हाथापाई होती है और इस हाथापाई में उन सैनिकों से गोलियां चली और इन गोलियों के अंदर हमारे दो बड़े किसान शहीद हो गए, जिनमें से एक किसान का नाम क्या था? रूपाजी धाकड़। और एक किसान का नाम जो था वो क्या था? कृपाजी धाकड़। और ये इतिहास का कौन सा घटनाक्रम बन गया? क्या बन जाता है? गोविंदपुरा कांड। और एग्जाम में इतने सीधे प्रश्न आते हैं कि गोविंदपुरा केस का संबंध राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन से? और ये गोविंदपुरा केस कब होता है? 13 जुलाई 1923। और इस केस में कौन से दो बड़े किसान शहीद हुए? रूपाजी धाकड़ और एक का नाम क्या बताओगे? कृपाजी धाकड़। और कितनी बार एग्जाम इतने सीधे प्रश्न भी देता है कि रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ का संबंध राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन से है? तो कौन से किसान आंदोलन से? बेगू किसान आंदोलन से। लेकिन ये चीज तो तुम यहाँ बोल रहे हो, लेकिन जब ये चीज पेपर के दिन आती है ना एग्जाम हॉल के अंदर, वहां प्रश्न ऐसा ही आता है कि रूपाजी धाकड़ कृपाजी धाकड़ का संबंध राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन से। जब अपनी आदत होती है, जब मास्टर लोग एग्जाम हॉल में अपने को पेपर देते तो अपन ऊपर ऊपर से लाइनें पढ़ना क्या करते हैं? शुरू करते हैं, फिर गोले भरेंगे। और जब ऐसे होता है कि जब हम लाइन पढ़ रहे होते हैं, वहां ऐसी लाइन मिली कि रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ का संबंध राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन से है। ठीक है, तो लाइन पढ़ते हम लोग बड़े खुश हो गए, अपनी बातचीत खुल गई, क्योंकि अपने को इसका आंसर आता है, हमारे मास्टर ने हमारे को पढ़ा रखा है। लेकिन जैसे ही हम उस प्रश्न पे आते हैं, ऊपर से गोले भरते हैं और जैसे ही गोला भरने जाते हैं ना, ऑटोमेटिक पेन रुकना क्या हो जाता है? शुरू। अब पेपर वाला पूछ तो किसका रहा था? रूपाजी और कृपाजी का। और वहां ऑप्शन के अंदर बेगू भी आता है और बिजोलिया भी आता है। क्या भी आता है? बेगू भी आता है और बिजोलिया। अब एक खेल शुरू होता है, क्योंकि जैसे रूपाजी कृपाजी आए ना, दो नाम और पैदा होते हैं। यहाँ नहीं होते हैं, पेपर के दिन एग्जाम हॉल के अंदर तुम्हारे होंगे दो नाम और पैदा होते हैं। दो लोग ऐसे और थे, कौन? नानजी पटेल और कौन थे? ठाकरे पटेल थे। और फिर दिमाग में आता साला ऊपर कौन है, नीचे कौन है, नीचे कौन है, ऊपर कौन है। और फिर चारों के बीच में कुश्ती बेवजह क्या हो जाती है? शुरू। ये एग्जाम हॉल का मिस्टेक है। और पेपर वाले को अच्छे से आइडिया होता है कि हम धोखा कहाँ खाते हैं। पेपर वाले को अच्छे से आइडिया है कि हम कहाँ अटकने वाले। और जब जब भी उसने से प्रश्न पूछे ना कि नानजी पटेल ठाकरे पटेल का संबंध किस आंदोलन से है, रूपाजी कृपाजी का संबंध किस आंदोलन से, हर बार पेपर में देखना बिजुलिया भी ऑप्शन में दिया, जान पूछ के उन लोगों ने क्या भी ऑप्शन में दिया है पेगो में। और फिर उन चारों के बीच में कुश्ती क्या होती है? शुरू होती है। और करते कुछ भी नहीं है, टेबल पे एक साइड रूपाजी कृपाजी को खड़ा कर देते हैं और एक साइड नानजी ठाकरे को खड़ा करो, और जो चारों की कुश्ती करवाते, जो जीतेगा उसका गोला क्या करेंगे? भरेंगे। इसी कंडीशन में गोला हमेशा क्या जाता है? गलत जाता है। और माइनस मार्किंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है सेलेक्ट होने का और नहीं होने का। सारे गोले सही भर के कभी किसी ने सिलेक्शन नहीं लिया, कुछ गोले खाली छोड़कर क्या लिया जाता है? सिलेक्शन लिया जाता है। तो नानजी ठाकरे तुम्हारे कहाँ काम आ गए? बिजोलिया में। रूपाजी कृपाजी कहाँ काम आ गए? बेगू में। और रूपाजी कृपाजी कौन से केस में शहीद हो गए? गोविंदपुरा केस में। और ये घटना हमारी किस आंदोलन की है? बेगू। और ये आंदोलन किस रियासत का है? मेवाड़। इस समय मेवाड़ का राजा कौन है? फतेह सिंह। यहाँ पे भी अधिकांश किसान, कितने प्रकार के टैक्स, और दुखी करने वाला जागीरदार अनूप सिंह। और इस आंदोलन में कौन सी जगह से इस आंदोलन की शुरुआत होती है? तो ये मैनाल। और मैनाल में कौन सा जगह? भैरवकुंड। और इस आंदोलन का नेतृत्व देने वाला कौन है? चौधरी। चौधरी को नेतृत्व सौंपा किस आदमी ने? विजय सिंह पथिक ने। और चौधरी और अनूप सिंह के बीच में जो समझौता हुआ उसे क्या कह के खारिज किया गया? बोल्शेविक समझौता। किसने खारिज किया? हॉलैंड। और इसकी जांच के लिए क्या बिठाता है? ट्रेंच आयोग। और उसके बाद कौन सा केस हुआ? गोविंदपुरा केस। कब? 13 जुलाई 1923, जिसमें कौन से दो बड़े आदमी, रूपाजी और कृपाजी, हमारे क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। दो तीन बड़ी बातें इसमें मौजूद है। एक तो वो ट्रेंच आयोग का संबंध कौन से किसान आंदोलन से? बेगू से। बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव तो किस आंदोलन पर है?
बिजोलिया पे। लेकिन बोल्शेविक समझौता किधर हो रहा है? कहां हो रहा है? बेगू के अंदर। तो लिखना शुरू करो। देखें, लिखो बेगू वर्तमान चित्तौड़ में, बेगू वर्तमान चित्तौड़ में, बेगू वर्तमान चित्तौड़ में। नेक्स्ट लिखो, लिखो ये आंदोलन, ये आंदोलन मेवाड़ रियासत से संबंधित, ये आंदोलन मेवाड़ रियासत से संबंधित, ये आंदोलन मेवाड़ रियासत से संबंधित व इस समय मेवाड़ शासक फतेह सिंह थे। यह आंदोलन मेवाड़ रियासत से संबंधित व इस समय मेवाड़ शासक फतेह सिंह थे, व इस समय मेवाड़ शासक फतेह सिंह थे, मेवाड़ शासक फतेह सिंह थे। नेक्स्ट लिखो, लिखो धाकड़ जाति के किसान, धाकड़ जाति के किसान। लिखो, लिखो कारण, लिखो 53 प्रकार के कर, लिखो 53 प्रकार के कर। नेक्स्ट लिखो, लिखो जागीरदार अनूप सिंह, नेक्स्ट लिखो, लिखो 1921 में, देखो 1921 में अनूप सिंह द्वारा, देखो 1921 में अनूप सिंह द्वारा, 1921 में अनूप सिंह द्वारा चांदखेड़ी गांव में, चांदखेड़ी गांव में, चांदखेड़ी गांव में, चांदखेड़ी गांव में किसानों पर अत्याचार करवाए गए थे, चांदखेड़ी गांव में किसानों पर अत्याचार करवाए गए थे, चांदखेड़ी गांव में किसानों पर अत्याचार करवाए गए थे, किसानों पर अत्याचार करवाए गए थे। नेक्स्ट देखो, देखो इसके बाद बेगू के किसानों ने, इसके बाद बेगू के किसानों ने, इसके बाद बेगू के किसानों ने वीएसपी की अध्यक्षता में, इसके बाद बेगू के किसानों ने वीएसपी की अध्यक्षता में, वीएसपी की अध्यक्षता में मैनाल के बेरूकुंड पर, वीएसपी की अध्यक्षता में मैनाल के बेरूकुंड पर, मैनाल के बेरूकुंड पर एक बैठक आयोजित की थी, मैनाल के बेरूकुंड पर एक बैठक आयोजित की थी, मैनाल के बेरूकुंड पर एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें इस आंदोलन का नेतृत्व, जिसमें इस आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी को सौंपा गया था, जिसमें इस आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी को सौंपा गया था, जिसमें इस आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी को सौंपा गया था, राम नारायण चौधरी को सौंपा गया था। नेक्स्ट लिखो, ध्यान रखना ये बेरूकुंड पूछा गया ना कि बेरूकुंड नाम का स्थान किस आंदोलन से अपना रिश्ता रखता है? बेगू से। नेक्स्ट लिखो, चौधरी व अनूप सिंह के बीच, देखो चौधरी व अनूप सिंह के बीच एक समझौता होता है, चौधरी व अनूप सिंह के बीच एक समझौता होता है, चौधरी व अनूप सिंह के बीच एक समझौता होता है, एक समझौता होता है जिसमें, चौधरी व अनूप सिंह के बीच एक समझौता होता है जिसमें 53 में से, चौधरी व अनूप सिंह के बीच एक समझौता होता है जिसमें 53 में से 34, जिसमें 53 में से 34 प्रकार के कर माफ किए जाते हैं, जिसमें 53 में से 34 प्रकार के कर माफ किए जाते हैं, 53 में से 34 प्रकार के कर माफ किए जाते हैं। नेक्स्ट लिखो, लेकिन एजीजी हॉलैंड,
देखो, लेकिन एजीजी होलैंड इस समझौते को लेकिन एजीजी होलैंड इस समझौते को लेकिन एजीजी होलैंड इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहकर लेकिन एजीजी होलैंड इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहकर बोल्शेविक समझौता कहकर खारिज कर देता है। बोल्शेविक समझौता कहकर खारिज कर देता है। देखो, बोल्शेविक वर्ड हमने कल भी लिखा था ना, लिखो, बोल्शेविक समझौता कहकर खारिज कर देता है। वह इस समझौते की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया था। वह इस समझौते की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया था। वह इस समझौते की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया था। ट्रेंच आयोग का गठन किया था। 1900 लिखो, ट्रेंच आयोग का गठन किया था। नेक्स्ट लिखो, वह मुंशी अमृतलाल को बेगू का प्रशासक भी नियुक्त किया था। वह मुंशी अमृतलाल को बेगू का प्रशासक भी नियुक्त किया था। मुंशी अमृतलाल को बेगू का प्रशासक भी नियुक्त किया था। बेगू का प्रशासक भी नियुक्त किया था। नेक्स्ट लिखो, गोविंदपुरा कांड। गोविंदपुरा केस 13 जुलाई 1923। गोविंदपुरा केस 13 जुलाई 1923। 13 जुलाई 1923 और लिख दो डायरेक्ट। लिखो, इस घटना में रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ शहीद हुए थे। इस घटना में रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ शहीद हुए थे। रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ शहीद हुए थे। रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ शहीद हुए थे, लिखा आप लोगों ने। ठीक है, अब यहां से आगे क्या वो देखो कि अभी अपन ने दो आंदोलन देखे हैं, एक तो बिजोलिया और एक क्या देखा हमने, देखो दोनों में सबसे बड़ी कॉमन बात यह है कि दोनों आंदोलन हमारी किस रियासत के हैं। तो एक तो दोनों आंदोलन में ये नाम थोड़ा कॉमन है, कौन सा, अंजना देवी चौधरी, क्योंकि रामनारायण चौधरी खुद बेगू किसान आंदोलन को नेतृत्व दे रहा है, तो कौन भी मौजूद होगी उसकी वाइफ। दोनों किसान आंदोलन में यानी बिजोलिया एंड बेगू दोनों किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व देने वाली कौन थी, अंजना देवी चौधरी। हम इसलिए यहां लिख रहे हैं क्योंकि ये राजस्थान के इतिहास की भी पहली महिला है जो स्वतंत्रता आंदोलन या किसान आंदोलन के समय कहां गई थी, जेल गई थी। हमारे इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन के समय जेल जाने वाली भी पहली महिला कौन है, अंजना देवी चौधरी। और चौधरी को इसलिए भी याद रखना है, क्यों, क्योंकि गांधी जी का ऑफिस है, कौन सा ऑफिस है, साबरमती आश्रम। तो गांधी जी ने एक दिन कंपटीशन रखा कि सबसे तेज गति से कौन चलाएगा चरखा, तो बहुत सारी महिलाएं भाग लेती है और उसमें कंपटीशन जीत गई राजस्थान की कौन सी महिला, अंजना देवी चौधरी। इसके अलावा दोनों आंदोलन में यह भी बड़ी कॉमन बात है, कौन सा नाम बड़ा कॉमन है, तुलसी भील, ये आदमी का नाम है। और तुलसी भील क्यों कॉमन है, क्योंकि ये वो बंदा है जो बिजोलिया की बातें कहां के लोगों को सुनाता है और बेगू की बातें कहां के लोगों को कहता है। यानी दोनों किसान आंदोलन के बीच में जुड़ता रहा और यह आदमी दोनों किसान आंदोलन के बीच किसका रोल निभाता है, संदेश वाहक। और बिजोलिया के तीसरे चरण में भी था कौन, तुलसी भील। तो दोनों किसान आंदोलन के बीच में संदेश वाहक का रोल कौन निभाता है, तुलसी भील। और एक भी चीज तो तुम्हें समझ में आती है कि बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव हमारे कौन से किसान आंदोलन पे पड़ा है, बिजोलिया पर। बोल्शेविक समझौता कहां हुआ है, बोल्शेविक शब्द है किस देश का, रूस का। और पता रूस के अंदर बोल्शेविक किसको कहता है, देखो क्या है कि रूस के अंदर, देखो रूस ज्योग्राफिकल कंडीशन जो उसकी बहुत जोरदार है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है, कौन सा, रूस है ना, वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो रूस के अंदर ऐसे किसान और मजदूर जिनमें सरकार के खिलाफ असंतोष भरा हुआ है, रूस के अंदर ऐसे किसान और मजदूर जिनमें सरकार के खिलाफ क्या भरा हुआ है, असंतोष। और उन किसानों और मजदूरों ने जो अपना संगठन बनाया था, उनके संगठनों को क्या बोला गया था, बोल्शेविक। यहाँ एक चीज और है कि कहीं प्रश्न ऐसा भी बने कि राजस्थान में किस किसान आंदोलन के किसानों को क्या बोला गया है, बोल्शेविक किसान। तो वहां ऑप्शन में बिजोलिया भी आएगा और
बेगूबी। तो ध्यान रखना कि बोल्शेविक किसान जो है वो कहाँ के किसानों को कहा गया है, तो कहाँ के किसानों को कहा गया है, बिजोलिया के किसानों को। तो दो बातें ऐड करो यहाँ पे, लिखो एक लाइन लिखो, अंजना देवी चौधरी, अंजना देवी चौधरी, अंजना देवी चौधरी लिखो। ये दोनों किसान आंदोलन में, मतलब बिजोलिया एंड बेगू, ये दोनों किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व करती है, ये दोनों किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व करती है, ये दोनों किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व करती है, महिलाओं का नेतृत्व करती है, और ये राजस्थान की प्रथम महिला थी। ये लाइन आती पेपर में, ध्यान रखना। और ये राजस्थान की प्रथम महिला थी, और ये राजस्थान की प्रथम महिला थी, और ये राजस्थान की प्रथम महिला थी जो किसान आंदोलन, और ये राजस्थान की प्रथम महिला थी जो किसान आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन के समय जेल गई थी, जो किसान आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन के समय जेल गई थी, जो किसान आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन के समय जेल गई थी, जो किसान आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन के समय जेल गई थी, वह इन्होंने, लाइन कंटिन्यू करो, वह इन्होंने साबरमती आश्रम में, साबरमती आश्रम में सबसे तेज गति से चरखा चलाया था, साबरमती आश्रम में सबसे तेज गति से चरखा चलाया था, सबसे तेज गति से चरखा चलाया था, सबसे तेज गति से चरखा चलाया था। ठीक है, वैसे तुम इतिहास में बहुत सारी महिलाओं से मिल चुके हो, मिले हो कि नहीं मिले हो? मिलो ना, क्योंकि अपने प्रजामंडल वाला पार्ट पढ़ा है, तो उसमें ढेरों महिलाओं के नाम तो वहां पे भी आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट नाम लिखो तुलसी भील, लिखो तुलसी भील, तुलसी भील लिखो। ये बिजोलिया व बेगू किसान आंदोलन के बीच, ये बिजोलिया व बेगू किसान आंदोलन के बीच, ये बिजोलिया व बेगू किसान आंदोलन के बीच संदेश वाहक का कार्य करता है, ये बिजोलिया व बेगू किसान आंदोलन के बीच संदेश वाहक का कार्य करता है, बिजोलिया व बेगू किसान आंदोलन के बीच संदेश वाहक का कार्य करता है। ठीक है, और लिखो लास्ट यहां से, बोल्शेविक किसान बिजोलिया के किसानों को कहा गया है, बोल्शेविक किसान बिजोलिया के किसानों को कहा गया है, बोल्शेविक किसान बिजोलिया के किसानों को कहा गया है, बोल्शेविक किसान बिजोलिया के किसानों को कहा गया है। नेक्स्ट लिखो बूंदी किसान आंदोलन, नेक्स्ट लिखो बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, अभी अपन मेवाड़ रियासत में घूम रहे थे, अभी अपन किधर आ गए? बूंदी में आ गए। ठीक है, अब तो क्या है कि एक दो बातें इधर याद रखनी है कि एक तो यहाँ पे जो आंदोलन चला ना, थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा चला। तो एक तो बूंदी किसान आंदोलन की समय अवधि पूछते हैं पेपर में, कब से कब तक? 1926 से 43। और ये ऐसा किसान आंदोलन है जहां घटनाएं पहले हो जाती है और उन घटनाओं के कारण आंदोलन थोड़ा लेट शुरू होता है, और एक बड़ा आदमी इस क्षेत्र में आंदोलन को अपना क्या देता है? नेतृत्व। और इस आंदोलन में किसानों का नेतृत्व देने वाला बड़ा आदमी जो है, उस आदमी का नाम तुम लोग क्या बताओगे? क्या नाम बताना है? पंडित नैनूराम शर्मा। अब यहाँ पे है क्या, वो देखो कि ये ऐसा किसान आंदोलन जहाँ घटनाएं पहले, लेकिन घटनाओं के कारण आंदोलन थोड़े लेट शुरू होता है। तो इस बूंदी के अंदर एक तो कभी ये भी घुमा हुआ है, कौन घुमा हुआ है? आदमी का नाम क्या है? साधु सीता रामदास, जो तुम्हारे बिजोलिया में भी काम आ गया। और इस बूंदी में एक जगह ऐसी बड़ी फेमस है, कौन सा जगह? और इस साधु ने डाबी के अंदर 1920 के अंदर एक किसकी स्थापना की है? तो आप बताओगे कि इसने किसकी स्थापना की थी? डाबी किसान पंचायत। जैसे तुमने कभी कोई बिजोलिया किसान पंचायत बनाई थी, बनाई क्या तुमने? किसने बनाई थी? विजय सिंह फतिक ने, उसी का नाम ऊपरमाल
पंच बोर्ड है, ठीक है। तो वैसे ही बिजोलिया के अंदर या बूंदी के अंदर डाबी किसान पंचायत की स्थापना कौन करता है? साधु। और साधु ने इसकी स्थापना कब की? 1920 में। और एक आदमी को इसका क्या बनाया? अध्यक्ष। या क्या बनाया? सरपंच। और जिस किसान को बनाया ये आदमी का नाम है, मैंने नहीं रखा। और एक किसान का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? हरला भड़क। आदमी का नाम एक्चुअली शुरू से ऐसा है। क्या नाम है आदमी का? हरला भड़क। और हरला भड़क नाम का किसान इस पंचायत का क्या बनता है? अध्यक्ष बनता है। अब यहां से पेपर में आता क्या, उस पर फोकस करता है। तो यहां एग्जाम में आता है ये केस। कौन सा केस आता है? जैसे तुम्हें पूछे कि गोविंदपुरा केस का संबंध कहां से है? बेगूसराय। इतना सीधा प्रश्न पूछेगा कि डाबी केस का संबंध कहां से है? बूंदी से। डाबी जगह का नाम है, गांव का नाम है, बूंदी के अंदर। और डाबी केस हुआ कब? तो डेट तो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि ये जो है ये घटनाक्रम कब बीता है। तो आप बताओगे कब बीता है? 2 अप्रैल 1923। छोटा सा गांव है डाबी, और यहाँ किसान आंदोलन चल रहे हैं। किसान लोग एक जुलूस निकाल रहे हैं। उस जुलूस में आगे आगे ये भाई साहब चल रहा है। आदमी का नाम क्या है? नानक भील। और नानक भील का एक फ्रेंड है जिसका नाम क्या है? क्या नाम बताओगे? देवीलाल गुर्जर। और ये जुलूस के अंदर आगे आगे चल रहे हैं और जोर जोर से गाना गा रहे थे। और ये जोर जोर से कौन सा गाना गा रहे थे? झंडा गीत। और जब ये जोर जोर से झंडा गीत गा रहे थे तो एक आदमी को इनकी आवाज पसंद नहीं आई। और जिस आदमी को इनकी आवाज पसंद नहीं आई वो गलती से क्या निकला है? एक पुलिस अधिकारी। और उस पुलिस अधिकारी का नाम था कुछ ऐसा। और उस पुलिस अधिकारी का नाम जो था वो क्या था? इकराम हुसैन। और इकराम हुसैन भाई साहब ने फायरिंग की, गोलियां चली। एक गोली किसको जा लगी? नानक भील। एक गोली किसको जा लगी? देवीला। और दोनों की आवाज हमेशा के लिए क्या हो गई? ये कौन सा केस हो गया? डाबी केस। किस रियासत में हो गया? बूंदी रियासत में। किस तारीख को हो गया? 2 अप्रैल 1923। और ये दोनों आदमी कौन सा गीत गाते हुए शहीद हुए थे? तो हमें एक नया गीत और मिल गया जिसका नाम क्या है? झंडा गीत। जैसे तुमने पंचीला तो लिख ही दिया। किसने? माणिक्यलाल वर्मा। तुमने प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः लिख ही दिया। हीरालाल शास्त्री। तो वैसे ही किसान आंदोलन के समय ये झंडा गीत किसने लिखा था? तो ये झंडा गीत का जो राइटर है वो खुद कौन है? विजय सिंह पथिक। और ये थोड़ा बड़ा आदमी था। कौन? नानक भील। और थोड़ा फेमस भी हो गया। तो नानक भील की याद में इसने फिर एक गीत लिख डाला। किस आदमी ने? और माणिक्यलाल ने नानक भील की याद में जो गीत लिखा उस गीत का शीर्षक क्या था? तो एग्जाम में पूछेगा कि ये अर्जी गीत का राइटर कौन है? माणिक्यलाल। और माणिक्यलाल ने अर्जी गीत किस किसान की याद में लिखा था? तो तुम्हारा आंसर क्या है? नानक भील। और नानक भील कौन से केस में शहीद हो गए? डाबी केस के अंदर। और किसने गोलियां मार दी इनको? इकराम हुसैन। तो यहां से जो पेपर में आता वो केवल यही आता, किस घटनाक्रम के बारे में? डाबी केस के बारे में। और हमें पूछा केवल इतना ही कि इस घटना का संबंध किस रियासत से है? बूंदी रियासत से। तो लिखो, देखें, लिखो बूंदी किसान आंदोलन। लिखो नेतृत्वकर्ता नैनूराम शर्मा। नेतृत्वकर्ता नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा। लिखो 1926 से 43। समय अवधि भी पेपर में आती इसकी। 1926 से 43। 1926 से 43। नेक्स्ट लिखो, लिखो साधु सीताराम दास ने 1920। साधु सीताराम दास ने 1920। साधु सीताराम दास ने 1920 डाबी किसान पंचायत की स्थापना की थी। देखो, साधु सीताराम दास ने 1920 डाबी किसान पंचायत की स्थापना की थी। डाबी किसान पंचायत की स्थापना की थी, जिसका अध्यक्ष या सरपंच हरला भड़क को बनाया गया था। जिसका अध्यक्ष या सरपंच हरला भड़क को बनाया गया था। जिसका अध्यक्ष या सरपंच हरला भड़क को बनाया गया था। नेक्स्ट लिखो, लिखो डाबी कांड। ये पेपर में आता है, ध्यान रखना। डाबी कांड लिखो 2 अप्रैल 1923। 2 अप्रैल 1923। और डाबी जगह का नाम है बूंदी के अंदर, ठीक है। और लिखो, लिखो इस घटना में
दो अप्रैल 1923। और लिखो इस घटना में देखो इस घटना में किसान देखो इस घटना में किसान नानक भील इस घटना में किसान नानक भील व देवीलाल गुर्जर इस घटना में किसान नानक भील व देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गाते हुए किसान नानक भील व देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गाते हुए पुलिस अधिकारी झंडा गीत गाते हुए पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन की गोली से शहीद होता है। झंडा गीत गाते हुए पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन की गोली से शहीद होते हैं। इकराम हुसैन की गोली से शहीद होते हैं। इकराम हुसैन की गोली से शहीद होते हैं। नेक्स्ट लिखो ये झंडा गीत वीएसपी ने लिखा था। ये झंडा गीत वीएसपी ने लिखा था। ये झंडा गीत वीएसपी ने लिखा था। नेक्स्ट लिखो एमएलवी ने नानक भील की याद में, एमएलवी समझ पा रहे हो ना तुम लोग? लिखो एमएलवी ने नानक भील की याद में, एमएलवी ने नानक भील की याद में अर्जी नामक गीत लिखा था। एमएलवी ने नानक भील की याद में अर्जी नामक गीत लिखा था। एमएलवी ने नानक भील की याद में अर्जी नामक गीत लिखा था। अर्जी नामक गीत लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या बोलते कि इधर भी एक महिला का नाम याद रखा जाता है जो किसानों का नेतृत्व करती है, और उस महिला का नाम क्या था? तो लिखो, देखें, लिखो इस आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व सत्यभामा ने किया था। इस आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व सत्यभामा ने किया था। ऐसा नाम पहले कभी सुने हो शायद? गांधी जी की मानस पुत्री कहता है। ठीक है, इस आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व सत्यभामा ने किया था। सत्यभामा ने किया था। सत्यभामा ने किया था। ठीक है, अब होता क्या है कि हमने बिजोलिया भी पढ़ा, हमने क्या भी पढ़ा है, बूंदी भी। एक तो पढ़ते वक्त ये भी ध्यान रखना, बेगू अलग है, बूंदी अलग है। पढ़ते वक्त तुम बेगू को बूंदी समझोगे, बूंदी को क्या समझोगे, दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, तो हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में भी बात की है, हमने बूंदी किसान आंदोलन के बारे में भी क्या की है, बात की है। अब तो क्या है कि दोनों में बहुत सारे टेक्निकल अंतर आ रहे हैं भी। क्या क्या अंतर है बिजोलिया और बूंदी में? उधर अपने ज्यादा पेज भर दिए, इधर कम में काम कर रहे हैं, इसके अलावा बताना। देखो क्या है कि हाँ, हाँ घटना वगैरह। ठीक है, सबसे बड़ा अंतर पता है बूंदी में किसका नाम नहीं आया? जागीरदार का। किसका नाम नहीं आया भाई? हम पढ़ रहे हैं ना कि राजस्थान में किसान आंदोलन का कारण जो है वो जागीर भूमि है, क्या है, लेकिन बूंदी में किसी भी जागीरदार का नाम नहीं आया। दोनों में टेक्निकल अंतर यही है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कोई मेवाड़ के राजा के खिलाफ नहीं है, राजा तो खुश है, और बिजोलिया किसान आंदोलन केवल जागीरदार के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? और बूंदी में उल्टा है। बूंदी किसान आंदोलन किसी जागीरदार के विरुद्ध नहीं, उल्टा जागीरदार भी खुद सरकार से बड़े दुखी हैं। उल्टा जागीरदार खुद किसानों का क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और ये बूंदी किसान आंदोलन सीधा बूंदी रियासत की सरकार के खिलाफ है। तो एक लाइन लिख दो, लिखो बूंदी किसान आंदोलन जागीरदार के विरुद्ध नहीं होकर, बूंदी किसान आंदोलन जागीरदार के विरुद्ध नहीं होकर, जागीरदार के विरुद्ध नहीं होकर बूंदी रियासत की सरकार के विरुद्ध था। बूंदी रियासत की सरकार के विरुद्ध था। बूंदी किसान आंदोलन जागीरदार के विरुद्ध नहीं होकर बूंदी रियासत की सरकार के विरुद्ध था। बूंदी रियासत की सरकार के विरुद्ध था। ठीक है, अब तो क्या है कि इधर का ही क्षेत्र है, क्या है, बरड़। और बरड़ क्षेत्र में किस जाति के किसान रहते हैं?
है क्या बरड़? एक तो ये समझ लो कि बरड़ 3 जगहों के बीच का पार्ट है। 3 जगह कौन सी? बिजोलिया, बेगू और किसके बीच का? और इन 3 जगहों के बीच का जो पहाड़ी पठारी क्षेत्र है वो जनरली टर्म में क्या बोला जाता है? बरड़। और है कुछ भी नहीं, छोटे छोटे से गांव है। और फाइनली बरड़ क्षेत्र के आंदोलन को भी किससे कनेक्ट कर देते हैं? किससे कनेक्ट कर देता है? बूंदी। और कोई बड़ा नेता यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बरड़ क्षेत्र में गुर्जर किसानों ने भी कुछ अपना विरोध किया। वो क्यों किया था उसका एक रीजन है। एक तो बरड़ जो है वो कितने जिलों के बीच का भाग हो रहा है? 3 जिले। कौन कौन से? बिजोलिया जिला थोड़ी ना है। हाँ, अरे भिलवाड़ा, चित्तौड़ और क्या हो गया? बूंदी। इन 3 जगहों के बीच का भाग क्या कहला रहा है? बरड़। और बरड़ क्षेत्र में गुर्जर जाति के किसानों ने आंदोलन क्यों किया उसका एक रीजन है कि 1936 के अंदर यहाँ सरकार ने एक डिसीजन लिया। और क्या डिसीजन लिया? कि सरकार ने नुक्ता प्रथा पर क्या लगा दी? क्या लगा दी? रोक लगा दी। तो एक तो तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए कि ये समझते हो नुक्ता प्रथा किससे कहते हैं? छोरे समझ रहे हैं, इधर वाले कम समझ रहे हैं। हाँ, मृत्यु भोज। एक टर्म में क्या कहते हैं अपन? मृत्यु भोज कहते हैं। तो मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? नुक्ता प्रथा। तो 1936 में सरकार ने नुक्ता प्रथा पे क्या लगाई? रोक। अब सरकार ने काम अच्छा किया कि बुरा किया? और कोई बात नहीं, ठीक है। तो 1936 में नुक्ता प्रथा पे क्या लगाई? रोक। तो किसानों को क्या आ जाता है? गुस्सा। और इसलिए गुर्जर किसानों ने यहाँ विरोध करना क्या कर दिया? शुरू। और इस आंदोलन के दौरान 1939 के अंदर किसानों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें गुर्जर किसान इकट्ठा हुए। और वो सम्मेलन जो है कौन सी बावड़ी पर आयोजित हुआ था? तो एक बावड़ी का नाम क्या बताओगे? तोरण बावड़ी। शायद तुम में से बहुत जने जानते हैं, पढ़ चुके होंगे। तोरण बावड़ी कहाँ? भाई तोरण बावड़ी जो है वो कहाँ है? लाखेरी। और लाखेरी नाम का जगह जो है वो कहाँ है? तो लाखेरी नाम का जगह जो है कहाँ है? बूंदी में। तो नुक्ता प्रथा पर रोक लगाने के कारण किस जाति के किसानों ने आंदोलन किया है? और ये किस क्षेत्र के थे? बरड़। और बरड़ किसान आंदोलन को भी किस रियासत में रखा जाता है? बूंदी में। तो एक लाइन यहाँ पे भी लिख दो। लिखो बरड़ क्षेत्र, लिखो बरड़ क्षेत्र का गुर्जर किसान आंदोलन। बरड़ क्षेत्र का गुर्जर किसान आंदोलन। बरड़ क्षेत्र का गुर्जर किसान आंदोलन। लिखो लिखो बूंदी रियासत से संबंधित, बूंदी रियासत से संबंधित, बूंदी रियासत से संबंधित, बूंदी रियासत से संबंधित। रीजन लिखो, कारण लिखो। लिखो 1936 में नुक्ता प्रथा पर रोक के कारण। और नुक्ता प्रथा का मीनिंग होता है मृत्यु भोज। कारण लिखो 1936 में नुक्ता प्रथा पर रोक के कारण। नुक्ता प्रथा पर रोक के कारण। नुक्ता प्रथा पर रोक के कारण। नुक्ता प्रथा यानी मृत्यु भोज। और लिखो इस आंदोलन के समय नेक्स्ट आंसर लिखना। इस आंदोलन के समय किसानों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन, इस आंदोलन के समय किसानों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन, किसानों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन 1939, किसानों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन 1939 तोरण बावड़ी पर हुआ था। किसानों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन तोरण बावड़ी पर हुआ था। किसानों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन तोरण बावड़ी पर हुआ था। और तोरण बावड़ी कहाँ है? लाखेरी। और लाखेरी कहाँ है? बूंदी में। तोरण बावड़ी पर हुआ था। और तोरण बावड़ी है लाखेरी, लाखेरी बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। केवल 2 शब्द लिखने हैं। देखो भरतपुर किसान आंदोलन। लास्ट 2 लाइन लिखनी है। देखो भरतपुर किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन। और कल अपन इस टॉपिक को बिल्कुल एंड में चले जाएंगे अपन, है ना। देखो भरतपुर किसान आंदोलन, ठीक है। अब है क्या वो देखो कि पहला काम तो ये है कि भरतपुर में किसान आंदोलन कब होता है? 1931। और भरतपुर के किसानों ने आंदोलन क्यों किया उसका एक रीजन है। रीजन क्या है कि भरतपुर क्षेत्र की ऑलरेडी कितने परसेंट भूमि? 90% भूमि ऑलरेडी सरकार के कंट्रोल में है। यानी किसके कंट्रोल में है? राज के नियंत्रण में। और इसके बावजूद भी किसानों के पास बहुत कम भूमि उपलब्ध है। और उसमें भी भरतपुर की सरकार ने टैक्स की रेट क्या कर दी?
बढ़ा दी। तो किसानों ने आंदोलन करना क्या कर दिया शुरू। यहाँ पे दो बातें और दोनों ही पूछी गई। एक तो भरतपुर किसान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ पूछा गया 1931, और एक ये पूछा गया कि एक आदमी इस आंदोलन का क्या था नेतृत्व करता, और ये भी आदमी का नाम है ऐसे का मैंने नहीं रखा। और एक बहुत बड़े किसान का नाम जो है वो क्या बताओगे। तो आदमी का नाम क्या बताना है, भोजी लंबरदार। और ये आदमी किस किसान आंदोलन को नेतृत्व देता है। बस ये दो बातें आज की लास्ट लिख लो। देखो भरतपुर किसान आंदोलन 1931, भरतपुर किसान आंदोलन 1931, और लिखो कारण, लिखो कारण, लिखो लिखो 95% भूमि, 95% लिखो 95% भूमि सरकारी नियंत्रण में होने के बावजूद, 95% भूमि सरकारी नियंत्रण में होने के बावजूद कर की दर बढ़ा देना। 95% भूमि सरकारी नियंत्रण में होने के बावजूद कर की दर बढ़ा देना। 95% भूमि सरकारी नियंत्रण में होने के बावजूद कर की दर बढ़ा देना। और लिखो नेतृत्व करता, लिखो नेतृत्व करता, लिखो भोजी लंबरदार। ये आदमी का नाम है ना। लिखो नेतृत्व करता, लिखो भोजी लंबरदार। लिखा आप लोगों ने, बाकी बात कल कर।